तदात्मादर्थ संसिद्धि तदा भासादिपर्ययः इति वक्ष्येतयो लक्ष्मणो सिद्धमध्वं गीयसः। प्रमेलकमाला का मंगलाचरण करो। नतामर्षियो रत्न प्रभाप्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीरमदर्षे। अखिलं कवचोम्बोधो हे रुद्र दुदग्धेन धीमता न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने। रघुवेन्दुवचनोदार चन्द्रिका प्रसरे सती मातृशात्वनुगण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसन्निका। तथापि गर्वपूर्व रचनारुचिरं सतां चेतोहरं व्रतं यद्वन्नद्यानवगतेयं वैजेयप्रियपुत्रस्य वीरपस्योपरोधतः शान्तिसेनार्थमारब्धा माला है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? परीक्षा मुख पंजिका। खुद ही कह रहे हैं मैंने परीक्षा मुख पंजिका बनाई है। चलिए कल हमने जो है ये परीक्षा मुख की जो टीका है प्रमेलकमाला, इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करने के पूर्व इसकी भूमिका बनाने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से हमने यहाँ पहला अध्याय इसका सूत्र सूत्र के माध्यम से समझा था। आज अपन इसका दूसरा अध्याय समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ द्वितीय समुद्देश्य, और जो है दूसरा समुद्देश्य इसमें कहा जाता है। चलिए पीछे से शुरू करिए। माइक है ना, पीछे देखिए। कल जिनने नहीं पढ़ा है उनको दीजिए। चलिए बोलिए। तद्विधा विधा कहाँ लिखा है? तद्विधा। तद्विधा वे एक ही मात्रा है। तद्विधा, हाँ क्या अर्थ है? प्रमाण दो प्रकार का है। नीचे से अर्थ पढ़ के बता रहे हैं। सीधा सीधा बोलो ना। तद्विधा, तद माने क्या? प्रमाण। क्योंकि पहले अध्याय में देखो इसके जो 6 अध्याय हैं उनकी सामान्य विषय वस्तु ऐसी है। कोई बताएगा मुझे 6 अध्यायों की विषय वस्तु का विभाजन? पहला अध्याय प्रमाण के स्वरूप का, ठीक है, प्रमाण के लक्षण का आप कह सकते हो। दूसरा अध्याय प्रमाण के भेदों में प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जो दूसरा भेद है वो परोक्ष प्रमाण का। चौथा अध्याय इसमें जो है प्रमाण का विषय बताया गया। प्रमाण के विषय का दूसरा नाम बताओ, एक नाम बताओ। प्रमाण के विषय का एक नाम प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते हैं। पांचवा अध्याय का है प्रमाण के फल का। इसका दूसरा नाम बताओ। इसका नाम है प्रमिति। क्या नाम है? प्रमिति। पहला अध्याय प्रमाण का, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण का, तीसरा परोक्ष प्रमाण का, चौथा प्रमेय का, प्रमेय, पांचवा प्रमिति का, और छठा प्रमाणाभास, है ना। इसमें जो है प्रमाणाभास में क्या क्या आएगा बताओ।
में प्रमाणाभास आएगा। और क्या आएगा? प्रत्यक्ष प्रमाणाभास आएगा, परोक्ष प्रमाणाभास आएगा। और क्या आएगा? प्रमेयाभास आएगा। प्रमेय है ना, प्रमेय का प्रमेयाभास भी आएगा। और क्या आएगा? प्रमिति का आभास भी आएगा। मतलब जो प्रमाण के जितने भी अंतर्गत विषय हैं सब का आभास। अब जैसे परोक्ष प्रमाण है तो परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ऐसे भेद हैं। तो स्मृत्याभास और प्रत्यभिज्ञानाभास और अनुमानाभास और तर्काभास, आगमाभास। तर्क क्या आता है? अनुमान के बाद में क्या आएगा? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क। पहले तर्क आएगा, बाद में अनुमान आएगा, फिर अब अनुमान के जो अंग हैं उसके आभास समझ लो। और बताओ अनुमान के अंग बोल रहा हूँ मैं, अनुमान के भेद नहीं। अनुमान के अंग जो है ना वो क्या नाम? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, इनके आभास, हेत्वाभास का विशेष प्रकरण उसमें आएगा। इस प्रकार से जो है ये परीक्षा मुख का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो है अपन दूसरा अध्याय यहाँ पर उसका अभ्यास कर रहे हैं। इसमें तद्वेधा के नाम से इन्होंने उसके भेद बताए। अगला पढ़ो बेटा। हेलो, तुम्हारे यार मेरे को एक सूचना आई है, अटेंडेंस वगैरह लगाते हो? कौन लगाता है? बराबर आ रही है अटेंडेंस? कौन एब्सेंट है बताओ मेरे को उसका नाम। चलो ठीक है बेटा, बाद में उठाना। कैसे पढ़ रहे हो यार तुम? बोलो। प्रत्यक्षेतर भेदात। फिर से बोलो। प्रत्यक्षेतर क्यों कर रहा है? डबलता क्यों लगा रहा है? प्रत्यक्षेतर, प्रत्यक्ष इतर भेदा, प्रत्यक्ष इतर भेदा माने प्रत्यक्ष और इतर माने क्या? विपरीत नहीं, इतर बाकी, प्रत्यक्ष और बाकी अन्य। इतर का मतलब जो विपरीत नहीं करना, फिर तो प्रत्यक्ष का विपरीत अप्रत्यक्ष हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षेतर भेदा, ये दो भेद प्रत्यक्ष के प्रमाण के हैं। आगे पढ़ो बेटा। मेरे को बोलना नहीं पड़े, सीधा सीधा अपने आप उठाओ, बोलो। किताब भी नहीं है तुम्हारे पास, दूसरे से किताब उठाई तुमने, जो अब ढूंढ रहा है, दूसरे को दे दो। बैठ जाओ बेटा। विशदम, तुमने क्या पढ़ा? क्या विशदम है क्या विशदम है? स है क्या श है? कौन सा श है? शक्कर वाला। तो तुम कौन सा पढ़ रहे हो, सड़क वाला कि शक्कर वाला? विशदम प्रत्यक्षम माने क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत प्यारी परिभाषा है प्रत्यक्ष की। इससे बढ़िया परिभाषा दूसरी नहीं है। प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? विशदम प्रत्यक्ष, जहाँ पर विशद माने क्या होता है? विशदम का अर्थ इन्होंने अगले सूत्र में बताया है। विशदम क्या होता है वो सूत्र अलग बताता है, मैं आपको सामान्य भाषा बोल रहा हूँ। विशदम किसे कहते हैं? विशदम कहते हैं क्लियर, स्पष्ट, माने जिसको देख करके आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े, जिसको देख करके आपको और किसी से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़े। आपने देखा, ओ क्लियर। क्यों? हेलो, इसका रंग क्या है? किससे पूछ के बताया? मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने साक्षात देखा, बता दिया। विशदम, ये विशदम प्रत्यक्षम जो है
इसका अर्थ ये, इसका भी अभी बहुत बढ़िया सूत्र विष्टम का भी बता रहा है। वैशत्यम, विष्टम का भाव क्या है? वैशत्यम, विष्टम का भाव है वैशत्यम। तो वैशत्यम माने क्या होता है, तो उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। अगला बच्चों पढ़ो। हाँ, विशेष प्रत्यय अवधानी कहाँ लिखा है? प्रतीत्यंतर अव्यवधानी विशेष प्रत्यय वा प्रतिभासनम वैशत्यम। हाँ, शाबाश। क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ बताओ। प्रत्येक अंतर दूसरे ज्ञान से बाधित ना होता है। प्रतीति माने क्या होता है? प्रतीति माने क्या होता है? ज्ञान। प्रतीति का मतलब है ज्ञान। और प्रतीति अंतर का मतलब क्या? प्रतीति अंतर का मतलब क्या है? दूसरा ज्ञान। प्रतीति अंतर माने क्या? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, इनसे पूछा था ना मैंने, इसका रंग क्या है? काले। किससे पूछ के बताया? बोले ये प्रतीत्यंतर है। दूसरे से पूछ करके बताना ये प्रतीत्यंतर, मैंने हम उससे पूछ रहे हैं, उसने जाना है, उसने अपने ज्ञान से जाना और हमको बता रहा है। यहाँ पर प्रतीत्यंतर का अर्थ अपन आगम की भाषा में कैसे कहेंगे? आगम की भाषा में कैसे कहेंगे? जैसे आपने इसका रंग बताया काला, बताया ना, तो ये जो है, ये इसमें आपने कौन से ज्ञान का सहारा लिया? मति ज्ञान तो ये खुद है। जिस ज्ञान से आपने जाना उसका ही नाम तो मति ज्ञान है। तो आपने मति ज्ञान, दूसरे ज्ञान किस ज्ञान का सहारा लिया? बोले हमने दूसरे किसी ज्ञान का सहारा लिया। ये इसका मतलब है प्रतीत्यंतर अव्यवधान। मैंने दूसरे ज्ञान के अव्यवधान, मैंने इसमें अव्यवधान शब्द है, ये और विशेष बात मेरे को लगता है इसमें। अव्यवधान मैंने उसके व्यवधान के बिना विशेष वक्तया व प्रतिभासनम, वाह, ये और इसमें खास डाल, विशेष रूप से जो वो ज्ञान होता है उसका नाम, उसका प्रतिभास होता है, उसको क्या कहते हैं? वैशम, विशदम प्रत्यक्ष। देखो वहाँ जो है ना, अपन आगम की जो सिद्धांत ग्रंथों में प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? वहाँ जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है आगम में, कि जब हम इंद्रियान इंद्रिय अनिमित्तम, मैंने जो सामने सीधा जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष, प्रति अक्षम इति प्रत्यक्षम। क्या मतलब है इसका? अक्ष का मतलब क्या है? अक्ष का मतलब क्या है? अक्ष माने आत्मा। यहाँ पर अक्ष माने इंद्रिय नहीं करना। जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो उल्टा हो जाएगा, इसका नाम तो परोक्ष है। इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ये तो परोक्ष ज्ञान की परिभाषा है। मति ज्ञान की परिभाषा है, मति ज्ञान परोक्ष है, तो इसमें तो परोक्ष हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्षम में अक्ष किसे कहते हैं? आत्मा को। जो आत्मा से सीधा जाने उसका नाम प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा बताई है? इसमें और विशेष परिभाषा बताई है। क्या परिभाषा बताई? विशदम प्रत्यक्ष। मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? ये इसके हिसाब से जवाब दो, इसके हिसाब से जवाब दो। मति ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? विशद नहीं है। क्या नहीं है? विशद नहीं है। उस विशदम प्रत्यक्षम कहा ना, तो वो मति ज्ञान जो है वो विशद नहीं होता है, इसलिए। लेकिन न्याय की भाषा में उसको भी प्रत्यक्ष माना है। कौन सा प्रत्यक्ष? सामव्यवहारिक। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ये वैशद्यम की परिभाषा है। जो तीसरा सूत्र है उसमें विशदम में ये कहा है प्रत्येक विवादापन्न है, इसलिए विशद ज्ञानात्मक है। तो यहाँ पे विवादापन्न बेटा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। हाँ, तो यहाँ पे विवादापन्न का क्या अर्थ लेना है? तो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो। प्रत्येक विवादापन्न है, इसलिए वह विशद ज्ञानात्मक है। इसका अर्थ क्या लेना है? विवादापन्न का मतलब ये है, यहाँ पर जब हम प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं ना, तो मैंने प्रत्यक्ष हमारा साध्य है, वो अभी असिद्ध है। असिद्ध है का मतलब साध्यम असिद्धम होता है ना, साध्य हमेशा असिद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर वो असिद्ध है, इसलिए विवादापन्न।
मैंने उसके विषय की चर्चा कर रहे हैं, अभी अभी हमारे को क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए उसको विवादापन्न, पक्ष को विवादापन्न कहते हैं। जो इसलिए वो विषद ज्ञानात्मक कैसे हो जाता है? विषद, ये तो निर्णय हुआ है कि विषद ज्ञानात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, ये निर्णय हुआ है, हमने पूरा चर्चा कर ली, विवाद कर लिया, उसके बाद में निर्णय हुआ है, इसलिए उसको पहले विवादापन्न बनाएंगे, बाद में उसको सिद्ध करेंगे। तो ये विषद ज्ञानात्मक जो सिद्ध हुआ है ये तो उसका फल है, लेकिन उसके पहले जो सारी बहस हुई है वो विवादापन्न होने से वो बहस हुई है। ठीक है, अभी चलो अब आगे चलते हैं। हाँ पढ़िए। इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम देशतः से तमिलनाडु। तो कब आया था? कोरोना का वैसा तो कुछ नहीं। कितने साल हो गए हैं? इसी साल आया। कोरोना ये भी नहीं समझ में आ रहा, इसको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। एक साल चलो तुम दूसरे को दो। हाँ देखो, इसमें ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्यों बनाया बता सकते हो? ये सूत्र क्यों बनाया है? ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र से रिलेटेड है। कौन से सूत्र से? जहाँ वो कह रहे हैं इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, आप तो कह रहे थे इंद्रियानिंद्रिय निमित्त है इसलिए वो परोक्ष है, और यहाँ पर तुम कह रहे हो ये प्रत्यक्ष है। तो बोले हम जो है ये न्याय ग्रंथ है ना, यहाँ लौकिक विषय, लौकिक व्यक्तियों से चर्चा हो रही है, इस कारण से यहाँ पर ये कह रहे हैं इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिक। वो जो है एक देश साम्यवहारिक होने से वो एक देश प्रत्यक्ष है। इसका अर्थ दूसरा भी निकला। क्या निकला? क्या निकला बताओ? प्रत्यक्ष के दो भेद। प्रत्यक्ष के कौन कौन से? साम्यवहारिक और पारमार्थिक। तो यहाँ जो पहले चर्चा कर रहे हैं ये साम्यवहारिक की कर रहे हैं, जो इंद्रियानिंद्रिय के निमित्त से होता है वो साम्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि वो एक देश प्रत्यक्ष है। देखो इसके दो नाम हो गए, दूसरे नाम बताओ प्रत्यक्ष के भेदों के दूसरे नाम। वो तो पहला हो गया, तुमने बता चुके। अब दूसरा प्रकार का नाम से बताओ। है हाँ, देशतः और सर्वतः आगे आने वाला है। इसको देशतः कह रहे हैं, देशतः प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष, और उसको कह रहे हैं सर्वतः प्रत्यक्ष, माने सकल प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये जो है इसको देशतः प्रत्यक्ष क्यों कहा? देशतः प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि अभिज्ञानात्मक क्रिया ज्ञान संपूर्ण सकल नहीं हुआ है, किंचित हुआ, इसलिए एक देश और सर्वदा उसको एक देश कहेंगे, वो एक देश कहलाएगा ना, इसको एक देश कह रहे हैं ये साम्यवहारिक। हाँ, वो एक देश है ना, क्योंकि अभी शब्द ज्ञान के आधार पर नहीं, इसमें जो है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय का निमित्त होने से ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब प्रत्यक्ष की परिभाषा डायरेक्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो ये इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम होने पर भी इसको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, हाँ बोलो। लोग का क्या मतलब? तुम लोग कह रहा है तो लोग हुआ कहेगा, तुम भी हुआ कहेगा। हाँ बोलो। हम सब प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, हमारा प्रत्यक्ष इसी बात कर सकते। और कौन बताएगा? दूसरा जवाब कोई बताओ, मेरे को मजा नहीं आया। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि इसमें साम्यवहारिक लिखा है। ठीक है, देखो इसका मैं कारण बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि प्रति अक्षम इति प्रत्यक्षम। ठीक है, जो अक्ष से माने आत्मा से ज्ञान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। साम्यवहारिक रूप में जो आत्मा है ना, वो क्या है? साम्यवहारिक रूप में आत्मा, तुम कौन हो? बोले मैं आत्मा।
ये आत्मा है, ये माने व्यवहार में ये जो शरीर सहित है ना पूरा आइडेंटिटी मनुष्य, इसको एक आइडेंटिटी माना है, एक व्यक्ति माना है। तो ये हमने जो है ना अपने से देखा, दूसरे से तो नहीं पूछा ना, दूसरे से तो नहीं पूछा ना, अपने से देखा है ना, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, हमने किसी से पूछा नहीं। इसलिए जो मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान, उस मति ज्ञान को न्याय की भाषा में प्रत्यक्ष कहा जाता है या परोक्ष कहा जाता है? उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। न्याय की भाषा में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है और आगम की भाषा में इसको परोक्ष कहा जाता है। अंतर बताओ मेरे को, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अंतर बताओ। वहाँ परोक्ष क्यों कह रहे, यहाँ पर प्रत्यक्ष क्यों कह रहे? बोलो। पक्ष होता है, क्या मतलब? पूर्व पक्ष का निराकरण। पूर्व पक्ष क्या होता है? मतलब परमार्थ खंडन के न्याय को मेरे को यहाँ जो मैं आपको बताने की कोशिश की है उससे आप बताओ। देखो, सिद्धांत कहता है कि जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, समझ गए? और व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार कहता है शरीर और आत्मा एक है। जब हमने इस व्यवहार को मान लिया कि शरीर और आत्मा एक है, तो हमने जो शरीर आत्मा एक, उससे हमने जो जाना है, तो वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि वहाँ पर हमने एक अकेले आइडेंटिटी किसको माना? शरीर और आत्मा मिला करके एक, वो एक आत्मा है, वो जीव है। इसलिए उसने जीव से स्वयं से जाना है, दूसरे जीव से नहीं पूछा है। अब बताओ, श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? श्रुति ज्ञान, ये क्या नाम सुनो, श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ये न्याय से कह रहे हो कि आगम से कह रहे हो? न्याय में श्रुति ज्ञान को प्रत्यक्ष माना है क्या? नहीं माना। मति ज्ञान को प्रत्यक्ष माना है, श्रुति ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं माना। क्यों? तुम बताओ। अरे वो आगम के भेद में डाला है ना उसको, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदात, आगम के भेद में उसको परोक्ष ज्ञान के भेदों में डाला है। तो न्याय भी जो है श्रुति ज्ञान को तो परोक्ष मान रहा है, मति ज्ञान को परोक्ष नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो शरीर आत्मा को एक व्यवहार में, जैसे हम एक आइडेंटिटी मानते हैं ना, दूसरा नहीं है। ये हमारा शरीर जो है ना, ये कोई दूसरा नहीं है। सिद्धांत कह रहा है ये दूसरा है, इंद्रियां दूसरी हैं, आप इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हो तो परोक्ष है। लेकिन इस न्याय कह रहा है इंद्रियां दूसरी नहीं है, इंद्रियां तो मेरी है, मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कान से सुना। ये प्रत्यक्ष के उदाहरण है, ये परोक्ष के उदाहरण नहीं है। समझ गए? ये उसका थोड़ा सा भेद आपको समझना चाहिए। माने न्याय क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि वो जो है ना व्यवहार को विषय बनाता है न्याय। सिद्धांत क्यों बोल रहा है वैसा? वो तो सिद्धांत है, छह द्रव्यों की भिन्नता, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, सबको भिन्न भिन्न जान करके वहाँ पर वो बात कर रहा है। सिद्धांत कहो, अध्यात्म कहो, और अध्यात्म तो और गहरा उतर जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यावहारिकम। अब इसके बाद में ये जो सामव्यावहारिक ज्ञान है ना, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, इसके संबंध में कुछ और चर्चा ये आगामी 5-6 सूत्रों में और करने वाली। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो। देखो, इसमें ये प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ ये बताओ। 5वें सूत्र में और 6वें सूत्र में लिंक बताओ। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अर्थ और आलोक से भी ये होता है, तो उसका निराकरण। मतलब क्या हुआ वहाँ और इसमें क्या फर्क हुआ? 5वें सूत्र में और 6वें सूत्र में क्या अंतर आया? इससे होता है निमित्त, माने ज्ञान में यहाँ पर मति ज्ञान की चर्चा चल रही है, समझो। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा है मति ज्ञान की। मति ज्ञान में निमित्त कौन है? इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम तो उन्होंने खुद मान लिया। अब यहाँ पर किसका निषेध कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जैसे तुम्हारी इंद्रियां निमित्त हैं, उसी प्रकार पदार्थ भी ज्ञान में निमित्त है और आलोक भी ज्ञान में निमित्त है। आलोक माने प्रकाश,
प्रकाश भी ज्ञान में निमित्त है, पदार्थ भी ज्ञान में निमित्त है, इसलिए इनको भी कारण मानो। तो यहाँ सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र क्या कह रहा है? नार्थालोकौ कारणम, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। इंद्रियान इंद्रिय निमित्त, इंद्रियां और मन तो निमित्त मानी, लेकिन पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? ये ज्ञान के विषय है। परिच्छेद्यत्वात्, क्योंकि ये ज्ञान के विषय हैं। तमोवत्, तमोवत् का मतलब क्यों दिया उदाहरण? क्यों तमोवत् का उदाहरण क्यों दिया? तुम लोग हंस क्यों रहे? हाँ, तमोवत् का उदाहरण तुम बताओ भाई साहब। बैठ जाओ। तमोवत् का उदाहरण क्यों दिया है? बोलो। ऐसा क्योंकि वो अंधकार को ज्ञान का कारण नहीं मानते, सिर्फ प्रकाश को ज्ञान का कारण मानते। तो अंधकार में भी ज्ञान हो सकता है, ये बताने। अंधकार में ज्ञान हो सकता है। आदि को अंधकार में ज्ञान होता है। नहीं, वो नहीं, ये बात यहाँ नहीं है, वो तो अभी उदाहरण में आगे आएगी। यहाँ पर तमोवत् का ये कह रहे हैं, तम भी ज्ञान का विषय है। अंधकार, हम जब अंधकार को देखते हैं ना, तो अंधकार आपको दिखाई देता है क्या नहीं देता है? देता है। तो अंधकार को भी कारण मान। जो दिखाई देवे वो यदि उसका कारण ज्ञान का कारण माना जाएगा, तो फिर तुमको उसको भी ज्ञान का कारण मानना चाहिए। अंधकार को प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है, हम ये कह रहे हैं। पदार्थ दिखाई देता है, तो पदार्थ को ज्ञान का कारण मानेंगे, तो फिर जो है अंधकार को भी ज्ञान का कारण मानना चाहिए, क्योंकि अंधकार भी दिखाई देता है। अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते, लेकिन अंधकार तो दिखाई देता है। आप अपनी आंख बंद कर लो, उल्लू को देखते हैं ना। आपको कुछ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? ये क्या किसने किया? किसने बोला नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंधकार दिख रहा है क्या नहीं? अंधकार दिख रहा है क्या नहीं? अंधकार दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है आपको। आपको कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा मत बोलो, कुछ तो दिख रहा है, ठीक है? मैंने अंधकार दिख रहा है, तो ये भी ज्ञान का विषय है। इसमें तर्क बहुत प्यारा तर्क है। नार्था लोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात्, अर्थ और आलोक जो ये जो है ना, जैसे इन्होंने बताया ना अभी, ये अन्य मत का निराकरण भी। तो इसमें दूसरे जो मत हैं, शायद बौद्ध हैं, जो ये मानते हैं कि पदार्थ और आलोक भी ज्ञान के कारण हैं। तो आचार्य का तर्क बड़ा सूक्ष्म है। जो पदार्थ का कारण होता है, जो पदार्थ का कारण, जो ज्ञान का कारण होता है, वो उसका विषय होता है। नहीं, ये नहीं, जो ज्ञान का विषय होता है, वो पदार्थ, वो जो ज्ञान का कारण भी हो, ये कंपलसरी नहीं, ठीक है? तो ये अर्थ और आलोक ये ज्ञान के विषय तो हैं, लेकिन बल्कि यहाँ ये कहा जा रहा है, जो विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है, वो ज्ञान का कारण नहीं है। जो विषय है, क्यों? क्योंकि वो तो प्रमेय है, वो तो प्रमेय है। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कहेंगे ज्ञान का कारण, माने निमित्त। निमित्त अलग चीज है और विषय अलग चीज है। बैठो, अगला पढ़ो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ बोलो, अर्थ बताओ। ये जो छठवां सूत्र है ना, इस छठवें सूत्र को अब ये सातवें सूत्र के माध्यम से समझाया जा रहा है, हेतु दिया जा रहा है। तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च, तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च। क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब है पीछे जो दो अर्थ हैं, तो अर्थ और आलोक यानी पदार्थ और प्रकाश, ये दो तत्व में दो है लेना। यहाँ पर वो प्रमाण वगैरह तत्व में नहीं है। तत्व माने अर्थ और आलोक। तत्व क्यों बन रहा है? क्योंकि जो हम पहले जिसको हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं ना, उसी को
सर्वनाम, उसी का नाम से फिर सर्वनाम बनता है। तो ये जो तत् है ये सर्वनाम है। ये किसका सर्वनाम है? ये अर्थ और आलोक का सर्वनाम। समझ गए? नाम क्या है? अर्थ और आलोक। सर्वनाम क्या है? तत्। तो ये द्विवचन वाला तत् है। इसको यदि आप विग्रह करोगे तो क्या बोलोगे? विग्रह करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? तौ। तौ माने अर्थ और आलोकौ। तौ, हाँ, राम है रामौ। चलिए बोलो। हो गया। अब अन्वय व्यतिरेक अनुविधान अभावात्। हाँ। अन्वय और व्यतिरेक यानी होने पर मतलब प्रकाश होगा तो ज्ञान होगा ही होगा, और प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। और ऐसे ही अर्थ में भी लगा देना, अर्थ होगा तो ज्ञान होगा ही होगा, और नहीं होगा नहीं होगा। तो ये अन्वय व्यतिरेक और अनुविधान यानी इनके अनुसार होना, इनके हिसाब से इस रूल पर चलना, और इनका अभाव यानी इस रूल से नहीं चलना। अच्छा, अब तुमको यदि थोड़ा समझ रहा हो तो अन्वय व्यतिरेक इसमें लगा करके बताओ। अन्वय का एक पूरा लगाओ, अन्वय का प्रयोग करो और व्यतिरेक का प्रयोग करो। अन्वय हेतु और व्यतिरेक हेतु, ऐसा अन्वय व्यतिरेक से बनेगा। तो यहाँ पर इसमें अन्वय हेतु क्या है और व्यतिरेक हेतु क्या है, और उससे क्या कैसे बनेगा, उसका प्रयोग करके बताओ। जैसे वो अपन बोलते हैं ना, पर्वतो यम वन्यमान। हाँ, बताओ, यहाँ पर लगाओ। उदाहरण देना है यहाँ पे, आई हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, उदाहरण तो दिया है। ये अन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च, इसके समझाने के लिए मैं अन्वय व्यतिरेक लगाने को बोल रहा हूँ। आप बोलो। हाँ, जैसा अपन पिछले सूत्र से अन्वय लगाए तो जहाँ जहाँ प्रकाश होगा वहाँ ज्ञान होगा, और जहाँ जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ ज्ञान भी नहीं होगा। ये व्यतिरेक ऐसा नहीं बनता, इसलिए मैंने बोला। जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा। जहाँ जहाँ प्रकाश होगा, यत्र यत्र प्रकाश है तत्र तत्र ज्ञानम। तो ये जो है ये तो अन्वय हो गया। और व्यतिरेक क्या बना? यत्र यत्र ज्ञानम नास्ति तत्र तत्र प्रकाश है। व्यतिरेक में साध्या भावे साधना भाव आता है, और अन्वय में क्या आता है? साधन सत्वे साधन सत्वम। साधन के होने पर साध्य का होना, ये अन्वय व्याप्ति, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव होना, ये व्यतिरेक व्याप्ति। ये अभी तीसरे अध्याय में आएगी वो चर्चा। हाँ बोलो। चलो, तो ये अन्वय व्यतिरेक समझ गए ना। इसी प्रकार से ये प्रकाश में घटाया, अब तुम उसमें घटा के बताओ अर्थ में। अर्थ होगा तो ज्ञान होगा ही, ये अन्वय का। अन्वय होगा। हाँ, और ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ भी नहीं होगा, ये व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है। क्यों? अपन उदाहरण वहाँ जो अपन क्या लगाते हैं वहाँ पर अग्नि में और धूम में, जहाँ जहाँ अग्नि होगी, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ये क्या है? अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र अग्नि नास्ति तत्र तत्र धूमोऽपि नास्ति। तो ये जो है व्यतिरेक व्याप्ति होता है। तो इसमें साध्य के अभाव में साधन का अभाव लगाना पड़ता है। चलिए, अब इसमें जो इसका अगला पाद पढ़ो। केशुंडु ज्ञान नक्तंचर ज्ञान बच्चन। केश और उंडुक यानी कि केश यानी बाल, उंडुक यानी मच्छर। तो बालों में मच्छर का ज्ञान यानी मतलब बाल को देखकर ऐसा लगेंगे तो मच्छर है। तो यहाँ पर ये अर्थ भी दिया कि अर्थ नहीं है, फूल भी ज्ञान हो गया। मच्छर नहीं थे, फूल भी मच्छर का ज्ञान हो गया। तो ये इसमें उनकी व्याप्ति नहीं रख पाई। और आगे नक्तंचर, तो नक्तंचर जो होते हैं वो रात में भी देख लेते हैं। तो ये नक्तंचर वाला जो है ये प्रकाश के लिए है। प्रकाश के नहीं होने पर भी ज्ञान हो गया। तो दो उदाहरण से जो प्रकाश और पदार्थ दोनों को मतलब गलत कर। पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है, ऐसा यदि माना जाएगा तो कौन सा उदाहरण घटित करेंगे? केशुंडु ज्ञान। पदार्थ के जो पदार्थ होगा वैसे ही ज्ञान माना जाए तो है तो केश, और वो केश जो है, अब केश में उंडुक का ज्ञान कब हो रहा है? उदाहरण समझा के बताओ। केश में उंडुक का ज्ञान कब होता है? इसको ये भाई साहब है ना, इनको केश में उंडुक का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? अब लंबे बाल वाला ये लड़कियां बता सकती हैं। इनके बाल जो है ना ऐसे लटक के आ जाए, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है ना ऐसा समझती जैसे मच्छर आ गया है, तो ऐसे उड़ाती रहती है।
अरे अरे मच्छर नहीं है, तुम्हारे ही बाल हैं। केस में उंडुक का ज्ञान, तो केस में मच्छर का ज्ञान हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? यदि पदार्थ जो है उसी के अनुसार ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, तो फिर जो पदार्थ है वैसे ही ज्ञान होना चाहिए ना। पदार्थ तो बाल हैं, आपको मच्छर का ज्ञान क्यों हो रहा है? इसका मतलब है ये ज्ञान जो होता है अपने आप से होता है, स्वयं से होता है, ये पदार्थों अदार्थों के कारण से नहीं होता है। इसी प्रकार से नक्तंचर ज्ञान, नक्तंचर ज्ञान काय का उदाहरण है? यदि प्रकाश से ही ज्ञान होता तो उल्लू को या रात में चलने वाले जो प्राणी हैं नक्तंचर, नक्तंचर माने रात में चलने वाले, तो जो रात में चलने वाले प्राणी हैं उनको तो ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये कैसे ज्ञान होता है? अंधेरे में भी कैसे ज्ञान होता है? उनकी आंख में ऐसी कलाकारी है, वो आंख में से टॉर्च निकलता है और फिर उनको ज्ञान हो जाता है, जो भी होता होगा, तो जो है उनको ज्ञान होता है। बताओ उल्लू, तो उल्लू जो है, उल्लू अकेला नहीं है उदाहरण, उसके गाय भैंस भी उसके उदाहरण है। रात में चलने वाले जैसे शेर आदि हैं, इनको ज्ञान होता है। मैंने ऐसा भी कहते हैं ना, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनकी जो इंद्रियां हैं ना वो डेवलप हो जाती हैं, उनको जैसे सूंघ करके भी ज्ञान हो जाता है। आपको आंख से देख करके ज्ञान होता है, उनको सूंघ करके ज्ञान होता है। वो तुम लोग वो करते हो ना आजकल, वो सीखते हैं, वो सिद्धि सिखा रही है, कौन सा है, कौन सा ज्ञान चल रहा है, वो नॉलेज सिद्धि सर्वज्ञ की बहन सिखाती है ना, सेंस, सिक्स्थ सेंस समझ लो। वो जो ज्ञान है वो जो है ऐसे ऐसी किताब को ऐसे हाथ ऐसे फेंक फेंक लेते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है। तो कैसे ज्ञान हुआ उनको? भाई साहब ये समझावा है नहीं करता क्या? ये जो सेंस है ये किसमें जाएगा? पारमार्थिक नहीं, ये इसमें जा रहा है, पारमार्थिक की जरूरत नहीं है। ये स्वावरण चोक्षम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्था, मतलब आप जो फिक्स कर रहे हो ना, इससे ऐसा ज्ञान होता है, इसके कारण ऐसा ज्ञान होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो एकेंद्रिय आदि जीव हैं वो भी अपना काम चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं, भले ही उनके पास में चक्षु इंद्रिय नहीं है, ज्ञान तो है ना। इसलिए प्रकाश से ज्ञान होता तो फिर तो तीन इंद्रियों को तो ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। तीन इंद्रिय जो प्राणी है उनको तो प्रकाश दिखता ही नहीं है, तो उनको ज्ञान होगा क्या नहीं होगा? प्रकाश से तो ज्ञान होगा, यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर इनको ज्ञान होगा नहीं होगा। चलो बैठो, अगला बोलो, टाइम हो गया है। हाँ हाँ, अर्थ से जो अर्थ से ज्ञान अर्थ नहीं है, फिर भी ज्ञान मतलब ज्ञान प्रकाशक है, दीपक के सब। ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? अतज्जन्यम अपि, अर्थ नहीं है, अतज्जन्य का अर्थ बताओ ना। अतज्जन्य माने क्या? उससे उत्पन्न नहीं, उससे उत्पन्न नहीं होने पर भी तत्प्रकाशकम। ये कह रहे हैं पदार्थ और आलोक से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। वो अपना उसमें भी है ना, पूजन में आलोक ज्ञान का कारण है। बात वो जो है ना, वो सिद्धांत का वचन है कि न्याय का वचन है? उसमें इंद्रिय से ज्ञान का भी निषेध किया, लेकिन यहाँ पर इंद्रिय से ज्ञान होने का समर्थन किया। कैसे किया है? इंद्रिय तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम में लिखा ना इन्होंने, मैंने समर्थन किया, मैंने व्यवहार से निमित्त रूप से उसको कारण माना है। पदार्थ और प्रकाश को कारण भी नहीं माना, मैंने निमित्त भी नहीं माना, जबकि इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम में इंद्रिय और मन को ज्ञान का निमित्त कारण माना। ये इतना बताना है मेरे को, ठीक है? तो इस दृष्टि से जो है ये न्याय वाला बात नहीं है, वो सिद्धांत वाली बात है। सिद्धांत में इंद्रियों से भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वहाँ भी निमित्त तो माना है। इसमें भी आने वाला है, इसमें भी उसके बारे में चर्चा होने वाली। आगे बोलो। तत्प्रकाशकम प्रदीप, जैसे प्रदीप होता है वो जो है
पदार्थों से उत्पन्न होता है क्या प्रकाश? प्रदीप को आपने जलाया, माचिस की तीली से जलाया है, पदार्थों ने जलाया है तो उसको? पदार्थों ने नहीं जलाया, लेकिन उनसे उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन उनको प्रकाशित तो तत्प्रकाशकम। आगे फिर बोले भैया फिर इसकी आखिर कारण क्या है, फिर इसका नियामक कौन है? बोलो नियामक बताओ। जीभ दबा करके क्यों बोल रहे? कहीं अटक रही है इसकी। योग्यतया ही प्रतिनियत अर्थम व्यवस्थापित। प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापित। क्या अर्थ है इसका? पदार्थ से ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है, तो किससे ज्ञान होता है? लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापित। ठीक है, अगला कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादिना व्यभिचारः। अब अपनी बात समझ, ये घड़ी चालू हो गई क्या? देखो अभी 4:15 भरा हुआ टाइम बता। चलो, कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादिना व्यभिचारः। बोले इसमें ये सूत्र का अर्थ बताओ, इस सूत्र का अर्थ बताओ। ये देखो, ये कह रहे हैं जो पदार्थ जो ज्ञान के कारण होते हैं, कारण से परिच्छेद्यत्वे, वो ज्ञान के विषय नहीं होती। क्या बोला? जो पदार्थ के ज्ञान जो ज्ञान के कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि वे पदार्थ वो ज्ञान के विषय भी हो। उसके लिए क्या कह रहे हैं? कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादिना व्यभिचारः। क्योंकि कारण को यदि आप परिच्छेद्य मानोगे, कारण निमित्त होता है, कारण ज्ञान का विषय नहीं है। तो ज्ञान का विषय इंद्रियां आदि जो हैं, ये ज्ञान की कारण तो हैं, लेकिन इनका ज्ञान नहीं होता। क्या मतलब? ये विषय नहीं बनती। आप आँख के से ये चश्मे से आँख से आपने इस पदार्थ को जाना, आँख से जाना ना, तो आँख का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपको अपनी आँख दिख रही है, चश्मा दिख रहा है, लेकिन आँख दिख रही है क्या? नहीं दिख रहा है। ये वाली बात कह रहे हैं। आँख कारण है, आँख कारण तो है, लेकिन वो ज्ञान की विषय नहीं है। अगला, कैसे जानने में आ रहा है? इसने बताया है, तूने आपसे आँख से देख रहा है। ये तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? आँख से दिखना ये जानने में आ रहा है आपको। आँख जानने में आ रही है क्या? बस आँख से दिख रहा है, ये आपने ये तो जाना कि आँख ज्ञान की कारण है, लेकिन आपको आँख नहीं दिख रही। इसमें तो इस बात को बताना। अगला है आईने में क्या दिखती है आपको? आँख दिखती है कि आँख का प्रतिबिंब दिखता है? मेरे को बुद्धू नहीं बनाना। आगे अगला सूत्र समझ लो अपना। पंडित जी आगे क्या? चलो देखो, अब इसमें जो है ना, अभी तक जो चर्चा थी वो थी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब जो चर्चा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष की। पारमार्थिक प्रत्यक्ष को यहाँ पर क्या बोला है? मुख्य प्रत्यक्ष। ये अलग नाम है। मुख्यम माने असली बोले, वो तो सामव्यवहारिक है, ये पारमार्थिक को उन्होंने मुख्य कहा। सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरणम अतीन्द्रियम अशेषतो मुख्यम। जो सामग्री विशेष से विश्लेषित अखिल आवरणम माने हमने सामग्री विशेष के द्वारा अपने सारे आवरण जिसने दूर कर दिए हैं, और जो अतीन्द्रिय है वो कैसा है ज्ञान? अतीन्द्रियम अशेषतो, और संपूर्ण को जानने वाला है, ये मुख्यम। ये जो है इसमें अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान की बात नहीं है। ये किसके लिए है? ये केवल ज्ञान के लिए लागू। आखिरी है सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबिंब। आपने इसमें अखिलावरण ये क्यों कहा?
और इंद्रियों को क्यों याद किया, अतीन्द्रिय क्यों कहा? तो बोलते हैं हमने अखिल यदि आवरण रहेंगे तो सावरणत्व, और इंद्रियों के द्वारा होगा माने करणजन्यत्व। जब प्रतिबंध संभव ऐसा होगा तो फिर उनमें जो है ना बाधा आ सकती है। इंद्रियां खराब हो जाए तो आपका ज्ञान गया, लेकिन केवल ज्ञान जो है ऐसा नहीं होता है। आवरण आ गए तो आपका ज्ञान गया, लेकिन केवल ज्ञान में कोई आवरण आता नहीं है। इसलिए क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? सूत्र में लिखा है सामग्री विशेष विश्लेषित। ये सामग्री क्या है? सामग्री द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लगाएं, अपन सिद्धांत के हिसाब से कहें ना तो जो शुद्धोपयोग सामग्री है, जो आपने क्षायिक क्या बोलते हैं चपक श्रेणी में आरोहण किया है, सामग्री विशेष के द्वारा अपने कर्मों का नाश किया है, विश्लेषित किया। अखिलावरणम, सारे ज्ञानावरण दर्शनावरण आवरण कर्मों का नाश किया है, वो भी इसमें से अर्थ निकलता है। चलिए हाँ बोल। 10वें नंबर के सूत्र से, 10वें नंबर के सूत्र से, तो जब अपन षट्कारक को निश्चय से हटा देगा, बोलते ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान के माध्यम, वो ज्ञान को जाना मना करने ज्ञान भी करना। देखो उसमें जो है ना, उसमें भी कर्म साधन अलग चीज है और करण साधन अलग चीज है। तो आपने कर्म साधन और करण साधन से आपने जाना, और कर्म साधन में तो वो पदार्थ है जिसको जाना है, उसको कर्म साधन कहा जाता है। इसलिए जो है ये कर्म भी तो ज्ञान ही है। नहीं, कर्म जो है ज्ञान नहीं है, कर्म ज्ञान का फल है। कर्म जो है वो ज्ञान का फल है। चलिए अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आओ भाई अटेंडेंस